हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 29 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन तो किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। प्रीलिम्स में एमसीक्यू किस तरह से बनाए जा सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इफेक्टिव आंसर्स आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जिसकी मदद से हम अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 29 फरवरी 2024 का द हिंदू और उसके करंट अफेयर। एंड पहली न्यूज़ ये रही, देखते हैं। तो पहला समाचार ये है कि प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट इन कोची वर्चुअल मोड। मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में बनी हुई पहली इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो बोट है, या फिर एक ऐसी बोट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर ऑपरेट करती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती है, इस तरीके की भारत में बनी हुई पहली इंडिजिनसली बनी हुई आपकी जो बोट है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल मोड में फ्लैग ऑफ किया है। इस वेसल को जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि ये 24 मीटर लंबी कैटामैरन है। कैटामैरन का मतलब होता है एक ऐसी बोट जो एक से दूसरी जगह तक काफी फास्टली जो है, काफी तेज रफ्तार में जो है सेल कर जाती है। कुछ बोट्स होती हैं जो एक सर्टेन काफी स्लो चलती हैं, कुछ बोट्स होती हैं जो मॉडरेट स्पीड पर चलती हैं, और कुछ बोट्स होती हैं खास तौर पर जिनमें हम लोग मोटर लगा देते हैं, सामान्य भाषा में मोटर बोट भी बोलते हैं, वो काफी तेज सेल करती हैं। तो इस तरीके की जो बोट्स होती हैं जो काफी तेज सेल करती हैं, काफी फास्ट मूविंग बोट्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है कैटामैरन। और ये जो भारत में बनी हुई पहली इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चलने वाली अपनी जो कैटामैरन है, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है, इन्होंने जो है हरी झंडी दिखाई है। अब ये न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए रेलेवेंट है, एक तो क्योंकि भारत में पहली बार इस तरीके की इंडिजिनस बोट बनी है, तो एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल सीधा सीधा। दूसरा ये कि इस पर्टिकुलर बोट के एग्जाम्पल को कोट किया जा सकता है मेंस में भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है और जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम चल रहा है, उसके एक फ्रूटफुल मैनिफेस्टेशन के रूप में। हम लोगों ने जब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम शुरू किए थे तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि अपनी जरूरत का जितना सामान हमें चाहिए है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस कर लें। अब अगर हम अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा सके हैं या बढ़ा चुके हैं कि हम ऐसी बोट भी बना पा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली बोट अगर हम लोग निर्माण कर ले रहे हैं, तो ना सिर्फ ये हमारे पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छा है, मगर साथ ही साथ अब इसको बड़ी मात्रा में बनाकर हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उससे पैसा भी कमाया जा सकता है। प्लस ये फास्ट मूविंग बोट है तो उसके कई सारे इस्तेमाल भी हो सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक से दूसरी जगह लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफी सारे इसके फायदे हैं, तो इसलिए इसको मेंस में एक एग्जांपल के तौर पर कोट किया जा सकता है। अगर मेक इन इंडिया के बारे में कुछ लिखने को आ जाए, आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ लिखने को आ जाए, या भारत किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरीके से हम लोग छोटी 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 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये न्यूज अपने काम की बनती है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, एसएससी सीजीएल और नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और रेलवे के जो पेपर आने वाले हैं, काफी सारे एग्जामिनेशन में ये एक पर्टिकुलर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने अपनी जो पहली इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल की फेरी बोट है, इसको कहां पर जो है लॉन्च किया है। तो एक तो ये कोची में लॉन्च हुई है और दूसरा इसको बनाया किसने है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। प्लस ये किस तरीके की बोट है, तो फास्ट मूविंग बोट है, फास्ट सेलिंग बोट है, कई बार इसको कैटामैरन भी बोला जाता है, और लगभग 24 मीटर ये लंबी है। एंड एग्जाम मेंस में इसको कोट किया जा सकता है भारत के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के एक एग्जांपल के तौर पर कि हम लोग टेक्नोलॉजी में, साइंस में कितना तरक्की कर रहे हैं। ये फोटो भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, देख लीजिए इस बोट को, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो ये जो अपनी कैटामैरन बोट है, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लैग ऑफ किया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस न्यूज में हमको बात करनी है फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के बारे में। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट, जिसको कई बार शॉर्ट में एफएमआर भी बोला जाता है, ये क्या है, इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसके बारे में बात करनी ही क्यों है, ये न्यूज में है क्यों। तो जवाब यह है कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है, ये भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है। एंड कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि ये जो फ्री मूवमेंट का रिजीम एग्रीमेंट है, इसको हम लोग खत्म करेंगे, इसको स्क्रैप करेंगे। अब ये क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि म्यांमार और इंडिया के बीच में ये एक एग्रीमेंट है। तो जब ये फैसला
ऑब्वियस हो गया जब ये फैसला पब्लिक हो गया कि फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट को खत्म किया जाएगा एंड साथ ही साथ इंडो म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग लगाई जाएगी, तो उसके खिलाफ अब मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार का जो ये निर्णय है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में इस एग्रीमेंट को एक तो खत्म करेंगे और दूसरा ये जो फेंसिंग वगैरह लगाई जाएगी, हम इन दोनों चीजों का विरोध करते हैं और इसका विरोध करते हुए हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है। तो इसके चलते ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट जो है न्यूज में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आखिर क्या तकलीफ है अगर ये इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है या फिर अगर यहाँ पर ये फ्री मूवमेंट रिजीम का एग्रीमेंट स्क्रैप हो रहा है। तो इसके अपोजिशन का लॉजिक या इसके अपोजिशन का जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि मिजोरम में जो रहने वाली प्रोमिनेंट लोग हैं जो मिजोस कहलाते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक एथनिक ग्रुप को जिसको बोला जाता है जो एथनिक ग्रुप। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन लोगों का कहना यह है कि मिजोरम में प्रोमिनेंटली जो जनजाति रहती है जिनको हम लोग मिजोस बोलते हैं, ये जो मिजो लोग हैं या जो मिजो जनजाति है, ये एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है जो एथनिक ग्रुप, ये उसको बिलोंग करती है। अब ये जो एथनिक ग्रुप है ये बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, यानी कि ये मिजोरम में भी रहते हैं और ये मिजोरम की बॉर्डर के उस पार जो म्यांमार का इलाका है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये जो एथनिक पीपल है या फिर जो एथनिक ग्रुप के कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने आज का जो मिजोरम का इलाका है और म्यांमार की तरफ में जो इलाका पड़ता है बॉर्डर के उस तरफ मिजोरम के, जिसको चिन हिल्स बोला जाता है, इस पूरे क्षेत्र में सेंचुरी से ये लोग इनहेबिटेट कर रहे हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं और फ्रीली एक से दूसरी जगह, दूसरी से पहली जगह पे ये लोग मूव करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी तरीके की कोई समस्या रही नहीं है। तो अब एकदम से अगर आप बॉर्डर पे फेंसिंग कर दोगे तो हमारा जो आना जाना है मिजोरम से उस तरफ और चिन हिल्स की तरफ में, और चिन हिल्स के लोगों का जो एथनिक ग्रुप के लोग हैं उसका इस तरफ आना जो है मिजोरम में, वो बाध्य होगा। एक तो ये चीज, और दूसरा ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम का एग्रीमेंट है जिसके चलते हम लोग आसानी से बिना वीजा वगैरह के आ जा सकते हैं, ये वाली चीज भी जो है बाध्य होगी। ये भी जो है इसमें डिस्ट्रप्शन आएगा। तो इसके चलते ये चीज हमको मंजूर नहीं है, ये हमको इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर जो डिसीजन है इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ये इनका लॉजिक है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से कि ये जो एथनिक ग्रुप है या ये जो एथनिक पीपल है जिसके बारे में इनका कहना है कि मिजो लोग जो है, मिजो जनजाति जो है वो इस जो एथनिक ग्रुप का पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन और उठता है कि जो एथनिक ग्रुप में बेसिकली और कितने लोग आते हैं, कितनी कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हैं या कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ये बोलते हैं कि वो जो एथनिक कम्युनिटी को या जो एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इसका जवाब यह है, ये प्रोमिनेंटली चार ऐसे ट्राइब्स हैं या फिर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका कहना यह है, या फिर जिनका कहना यह है कि वो जो एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर ये प्रोमिनेंट चार ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको जो एथनिक ग्रुप में की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहले तो मिजोरम में जो मिजो रहते हैं उनको जो एथनिक ग्रुप का माना जाता है। दूसरा, जो कुकी जोमी लोग हैं जो मणिपुर में रहते हैं, मणिपुर में रहने वाली जो ट्राइब है जिसको कुकी जोमी भी बोला जाता है, ये कुकी जोमी जो ट्राइब के लोग हैं इनको भी जो एथनिक ग्रुप का माना गया है। तीसरा, म्यांमार के जो चिन हिल्स का इलाका है वहां पर चिन्स रहते हैं, वो जो ट्राइब्स रहती है उनका नाम ही जो है वो चिन है, तो ये जो चिन है म्यांमार के, इनको भी जो एथनिक ग्रुप का हिस्सा माना गया है। और चौथे, बांग्लादेश में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं जो कुकी चिन्स कहलाते हैं, वो भी जो एथनिक ग्रुप का पार्ट माने गए। तो ये चार जो आपकी प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं इनको जो एथनिक ग्रुप का माना जाता है। और इनका कहना यह है कि जो पूरा का पूरा आपने ये फेंसिंग वगैरह लगाने का निर्णय किया है या फिर ये जो आप फ्री मूवमेंट का रिजीम का एग्रीमेंट आप स्क्रैप कर रहे हैं, उसके चलते हमारा आपस में जो सेंचुरीज का अपना भाईचारा है, एक इधर से उधर मूवमेंट है, ये सब डिस्टर्ब होगा और इसलिए हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहां से अपने को याद रखना है जो एथनिक ग्रुप में ये चार कैटेगरीज आती हैं। अब आते हैं प्रोमिनेंट सवाल के ऊपर कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है ये है क्या। तो ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है ये म्यांमार एंड इंडिया के की जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत में दोनों देशों के जो रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, इंडिया म्यांमार के बीच में लगभग 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, इसके दोनों तरफ, यानी कि इस बॉर्डर के उस तरफ म्यांमार में रहने वाले भी जो कुछ लोग हैं और इस बॉर्डर की इस तरफ इंडिया में रहने वाले भी जो कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे के एक तो देश में जा सकते हैं बिना किसी वीजा वगैरह के और परमिट के, पासपोर्ट वगैरह के, प्लस एक दूसरे के वहां पे रह भी सकते हैं। एक लिमिट है इसके ऊपर कि कोई इंडिया वाला अगर बंदा है तो म्यांमार की तरफ में लगभग 16 किलोमीटर तक जा सकता है बिना किसी वीजा के, और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, लगभग 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तब तक ये वहां पर रह भी सकता है। इसी तरीके से म्यांमार के या फिर यूं बोलूं कि इंडिया की बॉर्डर के उस तरफ म्यांमार में रहने वाले जो आपके कुछ लोग वगैरह हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो भी भारत में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं बॉर्डर में, एंड ये यहाँ पर 2 हफ्ते तक बिना वीजा वगैरह के रह भी सकते हैं। ये करने के पीछे की वजह यही है कि ये जो आपस में ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो सेंचुरी से यहाँ पे रह रहे हैं और इनके आपस में जो पारस्परिक संबंध बने हुए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और ये लोग फ्रीली एक दूसरे के साथ में मूव कर सकें, एक दूसरे के साथ में मिल सकें, आपस में इनका जो बिजनेस है और फैमिली रिलेशनशिप्स वगैरह है उसको कंडक्ट कर सकें। तो याद रखिएगा, फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट क्या है। फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट भारत और म्यांमार की सरकार के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत में यह निर्णय लिया गया था कि इंडो
इंडो म्यांमार बॉर्डर जो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है, इसके दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनको एक दूसरे की बॉर्डर में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, आप बिना वीजा वगैरह के, आप जो है पासपोर्ट तो खैर लगता है, बिना वीजा वगैरह जो है उसके आप आगे जाने की इजाजत देंगे। एंड दूसरा ये कि वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जो है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उनको रहने का भी जो है परमिशन देंगे। तो ये दो चीजों की इजाजत जो है ये आपका फ्री मूवमेंट का रिजीम एग्रीमेंट देता है। अब मजे की बात यह आ गई है कि म्यांमार के साथ में इंडिया के 4 स्टेट्स की बॉर्डर लगती है, ठीक है जी। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिनकी म्यांमार के साथ में बॉर्डर लगती है। एक है मिजोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है अरुणाचल। इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं, मिजोरम और नागालैंड के जो राज्य हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो फेंसिंग वगैरह है वो ना की जाए, और ये फ्री मूवमेंट रिजीम का प्लान वगैरह जो है ये भी इसको आप स्क्रैप ना करो। 2 राज्य ऐसा चाहते हैं कि ये सारी चीज ना हो, ये पूरी की पूरी प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। 2 राज्य जिसमें मणिपुर है और एक अरुणाचल प्रदेश है, ये चाहते हैं कि भैया ये चीज हो जाए, ये इसके फेवर में है कि ये सारा का सारा काम हो जाए एंड फेंसिंग वगैरह लगा के ये पूरी चीज को बंद करवाया जाए। तो यहां से भी अपने को ध्यान रखना है कि सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। म्यांमार के साथ में 4 आपके जो राज्य हैं उनकी बॉर्डर लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वाले चाहते हैं कि भैया बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग जो पूरी बॉर्डर है इसके ऊपर आप एक फेंसिंग वगैरह लगा दो और फ्री मूवमेंट रिजीम विजीम बंद करवा दो। और ये नागालैंड वाले और मिजोरम वाले चाहते हैं कि इसको बंद ना करवाया जाए और उसको एज इट इज चलने दिया जाए। तो यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अपने कुछ जो स्टेट्स हैं वो इसके पक्ष में है, कुछ इसके विरोध में। अब फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। ये मूवमेंट या फिर ये एग्रीमेंट शुरू कब हुआ था, तो इसका जवाब है ये 2018 में स्थापित किया गया था। 2018 में इस एग्रीमेंट को भारत सरकार भारत सरकार के साथ में म्यांमार सरकार ने जो है साइन किया था। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोगों ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनी बनाई थी, जिसके तहत में हमने डिसाइड किया था कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे और साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा इलाका है उन लोगों के साथ में भी अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। तो इसके चलते जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई उसको ध्यान में रखते हुए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इससे होगा ये कि हमने ये सोचा था कि क्रॉस बॉर्डर आपका मूवमेंट जो है वो आपका प्रमोट होगा, बिना वीजा के अगर 16 किलोमीटर अंदर आने जाने की इजाजत दी जाएगी तो ट्राइब्स आपस में मिल सकेंगी, आप आसपास के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ में और ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो सकेंगे, यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। ये सारी चीजें सोचकर ये एग्रीमेंट अपना जो है बनाया गया था। तो इसके चलते इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग एट द बॉर्डर नीड अ 1 year बॉर्डर पास फॉर स्टेज लास्टिंग अप टू 2 weeks इन द नेबरिंग कंट्री। तो बॉर्डर के दोनों तरफ जो आपके रहने वाले लोग हैं इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर के, इनको 1-1 साल का बॉर्डर पास बनाकर दिया जाता है और उस 1 साल के बॉर्डर पास की मदद से एक तो ये दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में 16-16 किलोमीटर तक जा सकते हैं और अगर चाहें तो वहां पर 2 हफ्ते तक रुक सकते हैं। मतलब भारत का कोई आदमी है उसके पास में इस 1 साल का जो बॉर्डर पास है ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के चलते, तो वो म्यांमार में जा सकता है और 2 हफ्ते तक आराम से रह के वापस आ सकता है 16 किलोमीटर की रेंज में, बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर तक। इसी तरह म्यांमार का कोई व्यक्ति है और उसके पास में भी 1 साल का पास बना हुआ है तो वो भारत की बॉर्डर में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकता है और यहाँ पर 2 हफ्ते तक जो है वो आराम से रह सकता है, उसके बाद में वो वापस लौट जाएगा। लॉजिक वही था कि लोकल आपका जो यहाँ पे बॉर्डर का ट्रेड है, लोकल बॉर्डर ट्रेड वो इंप्रूव होगा, इसकी फैसिलिटेशन में मदद मिलेगी, दोनों तरफ के लोग अपना जो है कमा खा सकते हैं और जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल सकती हैं। एजुकेशन के एक्सेस भी जो है वो आसानी से मिल सकती है। उस तरफ के कोई बच्चे हैं तो वो इधर आके अपने स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ के कोई बच्चे अगर चाहते हैं उस तरफ जाना तो वो जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी अगर दोनों में से किसी भी तरफ अच्छी है तो दोनों तरफ के लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं, हेल्थ केयर वगैरह हो गई। प्लस इसी के साथ में अब जितना ज्यादा लोगों में घनिष्ठता बढ़ती है तो उतनी ज्यादा जो है अपने डिप्लोमेटिक टाइज भी जो है इंक्रीज इंप्रूव होंगे, रेसिडेंट्स वगैरह का भी भला होगा, सरकारों के रिश्ते भी अपने ठीक होंगे और ये अपने लिए अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। ये पूरी शॉर्ट प्रोसेस के साथ में ये फ्री मूवमेंट का जो रिजीम एग्रीमेंट है इसको लागू किया गया था। बट अब इसको स्क्रैप करने के पीछे की जो वजह है, अब एकदम से जो निर्णय लिया गया है कि सब कुछ बंद किया जाएगा, उस पर भी थोड़ा अपन लोग बात करते हैं। प्रोमिनेंट रीजन जो है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को स्क्रैप करने का, एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। अब कहने की बात नहीं है कि मणिपुर में जो जबरदस्त आग लगी है या जिस तरीके का एक तरीके से आप कह सकते हैं मारधाड़ हुई और जिस तरीके से वायलेंस हुआ है, ये तो साफ है कि बॉर्डर के पार से कुछ लोगों ने, कुछ फोर्सेस ने कहीं ना कहीं इसमें अपना एक हाथ डाला है। इस आग को इतना ज्यादा बढ़ाने में किसी का तो योगदान है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिविलियंस के पास में AK-47 और इस तरीके के एडवांस वेपन्स आ जाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं और 10 तरीके के नाटक हो रहे हो। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ में जिस तरीके के लड़ाई झगड़े हम लोगों ने सिविलियंस के बीच में होते हुए देखे हैं मणिपुर में, क्लियर कट इंडिकेशन है कि बॉर्डर के उस पार से कोई ना कोई इसमें बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और एफर्ट डाल रहा है। तो पहला जो रीजन है वो है सिक्योरिटी कंसर्न। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट रिजीम के एग्रीमेंट के चलते इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है,
नॉर्मल सिविलियंस का जो भला होना था नहीं होना था वो एक अलग बात है, मगर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हुआ, लोग बाग आए और 2 हफ्ते के बाद पता ही नहीं उनका गायब हो गए और उनको ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया, दूसरा यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू हो गई और आर्म्स की जो है स्मगलिंग शुरू हो गई, और ये चीज हमें बहुत भारी पड़ गई है, क्योंकि कई लोगों का मानना यह है मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया गया पैसा है, और आर्म्स की जो स्मगलिंग हो रही है जिसके चलते बड़ी मात्रा में इंसर्जेंट्स वगैरह के पास में या फिर आप एंटी सोशल एलिमेंट्स के पास में जो वेपन्स आ गए हैं, जिसने मसले को और ज्यादा मणिपुर में खराब कर दिया, वो एक प्रोमिनेंट रीजन। तो इस पूरे पूरे आपका जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम है उसके ये एक नेगेटिव फॉल आउट के तौर पर ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग जो है वो निकल कर आया है। और तीसरी बात वही कि इंसर्जेंसी की एक्टिविटी शुरू हो गई है, वायलेंस होने लगा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे गांव के गांव जो है उन पर अटैक किया जा रहा है। जैसे कुकी और मैतीस के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों ने एक दूसरे की जो है वायलेंस की पराकाष्ठा करके रख दी, और इस तरीके की चीजें हुई हैं जिसको मतलब खुलकर बात भी नहीं की जा सकती सिविलाइज तरीके से। तो कहीं ना कहीं फ्री मूवमेंट रिजीम जो है गले की हड्डी बन रहा है इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर। इसके चलते इसको खत्म करना मेरे हिसाब से एक वाजिब फैसला है, और उसके प्रोमिनेंट रीजन ही हैं। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज भी हैं जिसके चलते इस निर्णय को लिया गया। सोशो इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज में पहला है कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, रोहिंग्या हो गए वो यहाँ पे भाग भाग कर आ रहे हैं, इसके अलावा और भी जो दूसरे आपकी एथनिसिटीज के लोग हैं वो भाग भाग कर आ रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जब एक पर्टिकुलर इलाके में दूसरी जगह के लोग बड़ी मात्रा में आने लगते हैं तो उससे उस जगह के रहने वाले लोगों का जो कल्चर और आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ने लगता है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम या उसी तरीके के इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं कि बाहर से आने वाले लोग एसिमुलेट नहीं कर रहे, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी इम्पोज करने की कोशिश, लड़ाई झगड़े, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स, तो कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की पूरी इकोसिस्टम पर भी असर पड़ रहा है, बड़ी मात्रा में आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और 10 तरीके की चीजें हो रही हैं। तीसरा और शायद सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि म्यांमार में रीजनल डायनेमिक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। आज की तारीख में म्यांमार में एक तरीके का सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे कई सारे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं और उनकी आर्मी और उन ग्रुप्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों के चलते एक तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का इशू क्रिएट हो जाए, हमारे देश में वो वायलेंस आ जाए। दूसरा इससे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार में वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ रहा है तो उससे हमें ये प्रॉब्लम या हमें ये खतरा है कि चाइना इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के बाद में म्यांमार की इस बॉर्डर से फ्री मूवमेंट रिजीम का इस्तेमाल कर भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है। तो जितना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उसके चलते म्यांमार की इस बॉर्डर का या म्यांमार के ऊपर उसके प्रभाव का पोटेंशियल इंपैक्ट जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे पड़ सकता है। और पहले हमारे यहाँ जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, उसमें अगर चाइनीज भी अगर इंटरेस्ट लेने लगे और इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो सिचुएशंस और खराब होंगी, सिचुएशंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। इसलिए ये पूरा का पूरा निर्णय जो है लिया गया है, ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है इस पूरे की पूरी चीज को स्क्रैप करने का। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इस न्यूज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस न्यूज में से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो एथनिक ग्रुप है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो एथनिक ग्रुप इंडिया म्यांमार का जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो एथनिक ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो मिजोरम के मिजो इसमें शामिल है, कुकी मणिपुर के कुकी जोमी इसमें शामिल है, म्यांमार के चिन्स इसमें शामिल है, एंड बांग्लादेश की कुकी चिन्स जो है वो भी इसमें शामिल है। ये अपने को याद रखना है कि जो एथनिक ग्रुप क्या है, कहां पर मिलता है और जो एथनिक ग्रुप में कौन कौन शामिल है। तो ये प्रोमिनेंटली चार जो ग्रुप्स हैं वो शामिल है। अगला ये कि इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर जो है इस पे हमारे कितने स्टेट्स हैं जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे है, या फिर म्यांमार के साथ में जो हमारी जो बॉर्डर लगती है तो कितने स्टेट्स म्यांमार की बॉर्डर को टच करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश टच करता है, नागालैंड टच करता है, मणिपुर टच करता है और मिजोरम टच करता है। ये चार स्टेट जो है इंडिया के, इनकी बॉर्डर म्यांमार के साथ में लगती है। ये तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से मैपिंग का, ये हो गया। इसके बाद में ये फ्री मूवमेंट रिजीम चालू कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, और किस स्कीम के तहत में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट की जो पॉलिसी थी इसको चेंज करके जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था, यानी कि पूर्व की तरफ देखो से आप पूर्व की तरफ में काम करो, पूर्व की तरफ में एफर्ट्स डालो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में इसको चालू किया गया था। बाकी ये जो सारे फैक्टर्स हैं अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर, तो वहां पर आप इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को भी कोट कर सकते हैं और इसकी मदद से आपका जवाब एक अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि गुजरात के कोस्ट से कुछ दूरी पर इंडियन ओशियन में लगभग 3,300 किलोग्राम के करीब ड्रग्स सीज की गई है। ठीक है जी, लगभग 3,000
300 किलोग्राम के करीब जो ड्रग्स हैं इंडियन ओशियन में गुजरात के कोस्ट से कुछ डिस्टेंस पर सीज किया गया है। अगर ऑफशोर बात की जाए यानी कि समुद्र में जो पकड़ी गई ड्रग्स है उसकी बात की जाए तो ये भारत का अब तक का सबसे लार्जेस्ट एवर ड्रग सीजर है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में आपका ड्रग्स उतरने के बाद बंदरगाह पे तो इससे भी ज्यादा बड़े अमाउंट में पकड़ा है, बट समुद्र में रहते वक्त कि भाई भारत की आपके बंदरगाहों पर ये उतर पाता, उसके पहले पहले ही आपने उसको सीज कर लिया। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो है आज की तारीख में सीजर किया गया। अब ये पूरा का पूरा सीजर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और भी कई आपकी अपनी जो दूसरी एजेंसी है उनके साथ में मिलकर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उसके तहत में किया गया है। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर मंथन 1। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो कोई नहीं पूछेगा कि कितना ड्रग्स पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, मगर ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सागर मंथन क्या है या फिर ऑपरेशन सागर मंथन के तहत में क्या किया जा रहा है। तो याद रखना है, भारत सरकार की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एजेंसी है, इनके चीफ ने इनफैक्ट ये बात बताई है मीडिया को कि हम लोग ऑपरेशन सागर मंथन चला रहे हैं। इनफैक्ट इसका नाम ऑपरेशन सागर मंथन 1 है। इसके तहत में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमारे भारत की तरफ में ये ड्रग्स आ रहा था, इस 3,300 किलो ड्रग्स को भारत में उतरने से पहले हमने पकड़ लिया। और अब तक समुद्र में ऑफशोर अगर हम बात करें तो ऑन शोर का मतलब होता है उतर जाने के बाद में तट के ऊपर आपने पकड़ा है, ऑफ शोर का मतलब जब वो समुद्र में है। तो ऑफ शोर अब तक भारत में इससे ज्यादा ड्रग्स अभी तक नहीं पकड़ा गया, ये अभी तक का लार्जेस्ट एवर सीजर है। अभी जो सागर मंथन ऑपरेशन है, इस तरीके के कुल मिला के भी 5 ऑपरेशन, सागर मंथन 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग 5 ऑपरेशंस जो हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेट किए हैं। इस तरीके के 5 ऑपरेशंस को इन्होंने चलाया और ये ऑपरेशंस इन्होंने अकेले नहीं चलाए, साथ में जो दूसरी आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ड्रग इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हो गई, अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्सेज हो गई, इन सबके साथ में मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के सागर मंथन ऑपरेशन चलाए गए। इनका ये भी कहना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ है, इनका ये भी कहना है कि भारत सरकार ने 2019 में एक नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल के नाम से एक पोर्टल की स्थापना करी थी। इस पर अलग अलग एजेंसीज को जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है तो वो आपस में शेयर करती रहती हैं। इसके चलते इंटेलिजेंस की जो भी शेयरिंग है वो ज्यादा आसान हो गई है और इसने भी एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल अदा किया है पूरे ये पूरे ड्रग्स के सीजर का जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ था इसमें। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 2019 में नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल जो है इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी जो दूसरी एजेंसीज हैं जो पूरा आपकी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती हैं या फिर इंटेलिजेंस इकट्ठा करती हैं, पुलिस फोर्सेस, इन सबका भी बड़ा योगदान है। मगर इन सबका नतीजा ये हुआ है कि 3300 किलो के आसपास में ड्रग्स पकड़ा गया है और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के तहत में इसको पकड़ लिया गया। अब पिछले साल एक पर्टिकुलर समिट हुई थी जिसका नाम है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। पिछले साल ये 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के नाम से समिट हुई थी। इसमें काफी सारे मुद्दे उठाए गए थे कि इंडियन ओशियन रीजन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सारे देशों को, इंडियन ओशियन रीजन के सारे नेशंस को मिलकर आपस में काम करना चाहिए। उसमें यह मुद्दा निकल कर आया था कि जिस तरीके से ड्रग्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते सारे देशों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। एक तो इस तरीके के स्मगलिंग करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो पावरफुल हैं, इनके पास में पैसा है, मैन है, मसल है, तो एक तो ये हर तरीके की लिमिट क्रॉस करने को तैयार बैठे हैं, स्टेट की एजेंसीज को भी चैलेंज करने और उन पर हमला करने से भी नहीं चूकते। दूसरा, क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में इतना बड़ा है, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इसके चलते हो ये रहा है, जो पैसा इसमें से निकल कर आता है, जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, उससे टेरर फंडिंग की जा सकती है, अलग अलग देशों में सिविल वॉर भड़काए जा सकते हैं। तो नारकोटिक्स की पूरी जो स्मगलिंग और बाकी सारी चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं टॉप कंसर्न था, जिसको गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में लास्ट ईयर उठाया गया था। Information sharing for maritime domain awareness has emerged as a major focus area among the Indian Ocean littoral states to counter such common threats on the high seas. तो अल्टीमेटली सारे लोगों ने इस बात को माना कि वाकई में ये थ्रेट तो है, तो सबने फिर डिसाइड किया कि मैरीटाइम डोमेन में, समुद्री आपका जितना भी क्षेत्र है इंडियन ओशन रीजन का, इसमें जितने भी अपने देश पड़ते हैं आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करेंगे नारकोटिक्स वगैरह से रिलेटेड, ताकि ये जो कॉमन थ्रेट है, इस पूरे के पूरे कॉमन थ्रेट से जो है निपटा जा सके और समुद्री रास्ते से जितना भी नारकोटिक्स वगैरह का व्यापार होता है, जितना भी इलीगल ट्रेड हो रहा है, इसको किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। लास्टली, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू सी रूट्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थ्रेट टू मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन। तो कहने वाली बात नहीं, इट गोज विदाउट सेइंग कि मैरीटाइम रीजन की बात कर ली जाए या देश की पूरी सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, ड्रग्स एक ऐसा दीमक है जो समाज को ना सिर्फ खा जाता है, पूरे के पूरे देश बर्बाद कर देता है। इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इसमें पावरफुल लोग भी शामिल हैं, इसमें मेन है, इसमें मसल हैं, जो ड्रग माफियाज हैं, इनके अपनी खुद की मिलिशियाज होते हैं। जैसे आप में से अगर किसी ने नेटफ्लिक्स पे पाब्लो एस्कोबार की वो नार्कोस के नाम से सीरीज देखी हो, तो उस आदमी ने कोकेन बेच बेच कर इतना पैसा कमा लिया था कि कोलंबियन गवर्नमेंट को वो थ्रेट कर रहा था, उसके पास अपनी खुद की एक पर्सनल आर्मी थी, उसने फिर इतने बॉम्ब
ब्लास्ट करवाए, इतने उसने टेरर अटैक करवाए कि वो अपने आप में कह सकते हैं एक अकेला आदमी जो है कहीं ना कहीं स्टेट को चैलेंज करने की स्थिति में पहुंच गया था। इतनी माइट उसने डेवलप कर ली थी। और इसमें और वो इनफैक्ट बात यह है कि वो इतना बड़े बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया था, टॉप के वो मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आने लगा था सिर्फ कोकेन या ड्रग्स बेच बेच के। तो ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है, बहुत चैलेंजिंग थ्रेट है और इसके ऊपर सारे देश मिलकर काम कर भी रहे हैं। एंड इंडिया ने इसमें फोर्थ फ्रंट लिया है। लास्ट ईयर आपका मैरिटाइम कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसमें भी सवाल को उठाया गया था और अब इसके ऊपर सीरियसली लोग काम भी कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये ऑपरेशन सागर मंथन जो हाल फिलहाल न्यूज में है, इसको एक तो किस चीज से रिलेटेड है, दूसरा इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेट कर रहा है और किस चीज से रिलेटेड है, ड्रग्स के सीजर से रिलेटेड है। ये अपना एक सवाल बनता है, इसको अपने को याद रखना है। बाकी सिक्योरिटी और उस पर लिखने पे लिए आ जाए तो अपनी एजेंसीज कितना मुस्तैद हैं, कितना अच्छे से काम कर रही हैं। तो मेंस में उसमें एक एग्जांपल के तौर पर सागर मंथन ऑपरेशन के तहत में अपन ने इतनी इतनी ड्रग्स को सीज किया था, लार्जेस्ट ऑपरेशन था ऑफशोर। ये सारी बातें आप कोट कर सकते हैं। इससे आपका जवाब जो है कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा इसमें एग्जामिनर की तरफ से मिल जाएंगे। वो आपको 1-2 मार्क्स इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फेच कर देगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। ये न्यूज एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल का नाम था इरेगुलरिटीज इन वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो इस आर्टिकल में से फिर काफी सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए और वो सारे फैक्ट्स वगैरह फिर मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किए। उसमें से फिर मैंने ये नोट्स या फिर ये स्लाइड्स प्रिपेयर करी, तो उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। इनको पढ़ लेने के बाद में उस आर्टिकल की जिस्ट या फिर उस आर्टिकल के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाएंगे। अब फिर आप आर्टिकल पढ़े ना पढ़े बट आपका काम जो है बन जाएगा। तो आर्टिकल का नाम यह है इरेगुलरिटीज इन वर्टिकल डिवोल्यूशन। बड़ा लंबा चौड़ा पूरे 1 पेज का आर्टिकल था। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकल के आई हैं वो सारी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। पहला जो फैक्ट है या जो पहली जो चीज अपने को पता होनी चाहिए वो है वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये जो आर्टिकल लिखा गया है इरेगुलरिटीज इन वर्टिकल डिवोल्यूशन, इसमें जो ये शब्द है वर्टिकल डिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? तो वर्टिकल डिवोल्यूशन इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भारत में जो रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोला जाता है। सपोज कर लीजिए कि अगर मैं केंद्र सरकार हूं, तो केंद्र सरकार के तौर पर अगर मैंने सारे टैक्सेस वगैरह लगा लोगों के किसी तरीके से 100 रुपए कमाए, तो ये 100 रुपए मैं अकेला ही जो है अपने अपने पास रखकर इनको खर्च नहीं कर सकता। हर 5 साल में जो अपनी फाइनेंस कमीशन बनती है वो रिकमेंड करती है कि केंद्र सरकार की जो टोटल कमाई है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है आपको स्टेट्स के साथ में शेयर करना पड़ता है। तो उतना पैसा जो है फिर मुझे स्टेट्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि भाई आप 50% शेयर करो, तो मैंने 100 रुपए कमाए हैं, तो 100 में से फिर 50 रुपए जो है 50% के हिसाब से मुझे स्टेट्स के साथ में शेयर करना पड़ेंगे। तो ये जो 50 रुपए शेयर किए जा रहे हैं, या फिर यूं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टॉप पर कलेक्ट कर लिए थे और उसके बाद में अब वो नीचे की तरफ में इस पैसे को स्टेट्स में ट्रांसफर कर रहा है, ये प्रक्रिया जो है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब सवाल उठता है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में कितना पैसा जो है फाइनली, ये जो आप 50% 60% जितना भी पैसा आपने शेयर करना है उसका परसेंटेज आप किस पर्टिकुलर वैल्यू पे या किस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो। तो नेक्स्ट अपन अब वही चीज देखते हैं। अगला जो डेफिनेशन है वो है नेट प्रोसीड्स और नेट डिविजिबल पूल। द नेट प्रोसीड और नेट डिविजिबल पूल इज दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच अ शेयर वुड हैव टू बी vertically devolved by the union to all the states. Such shares are assigned by each finance commission for a period of 5 years. मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टोटल अपने टैक्सेस कलेक्ट किए, जिसको हम लोग ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बोल देते हैं, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो हिस्सा, बात को समझिएगा, पूरा का पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से शेयरिंग नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने सारे टैक्सेस लगाकर जो टोटल पैसा कलेक्ट किया, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उसका वो हिस्सा जिसमें से फाइनली फाइनेंस कमीशन ये आदेश देता है कि भैया आपको इतना इतना परसेंटेज जो है शेयर करना पड़ेगा, तो वो जो सम है सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो हिस्सा या फिर वो सेक्शन या फिर वो पार्ट जिसमें से अल्टीमेटली डिसाइड होता है, जिसमें से अल्टीमेटली फिर आपको जो है पैसा देना पड़ता है स्टेट्स को, उसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स और नेट डिविजिबल पूल। एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे मैंने 120 रुपए जो है हर तरीके से अपना पैसा वैसा जो है कमाया, उसमें से अगर नेट प्रोसीड या फिर नेट डिविजिबल पूल जो है वो 100 रुपए का बनता है, 20 रुपए किसी और कैटेगरी में रखा गया है और 100 रुपए जो है वो नेट डिविजिबल पूल या फिर नेट प्रोसीड्स की कैटेगरी में आता है, तो फिर जो मुझे स्टेट्स के साथ में पैसा शेयर करना है वो इस 100 रुपए में से कैलकुलेट होगा, ना कि इस 120 रुपए में से। जैसे फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि अपने 50% जो है आपको अपनी टोटल कमाई का वर्टिकल डिवोल्यूशन करना है। आपका जो भी जो वर्टिकल डिवोल्यूशन जो होगा स्टेट्स के साथ में जो पैसा शेयर करना है वो 50% है। वो 50% किस पे कैलकुलेट होगा? वो होगा नेट डिविजिबल पूल पर शेयर कैलकुलेट होगा या फिर नेट प्रोसीड्स के ऊपर शेयर होगा। और ये
क्या हो जाएगा, ये 100 रुपया, ये 120 नहीं हो जाएगा। अगर मेरी टोटल कमाई 120 है, मगर उसका टोटल हिस्सा जिसमें से अल्टीमेटली पैसा शेयर करने वाला हूं वो ये है, वो ये 100 रुपए है, तो वो कहलाएगा नेट डिविजिबल पूल, ना कि 120 रुपए कहलाएंगे नेट डिविजिबल पूल। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई का वो हिस्सा या ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो सेक्शन, वो पार्ट जिसके सर्टेन परसेंटेज को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रोसीड या फिर नेट डिविजिबल पूल। All taxes of union were added to the net proceeds by constitutional amendment of 2000, but same amendment provided that all the cess and surcharges under article 270 and 271 were kept out of the net proceeds. Today net proceed consists of gross tax revenue of union after deduction of cess, surcharges and cost of collecting taxes. तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि नेट प्रोसीड या नेट डिविजिबल पूल आपके ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, केंद्र सरकार ने जो सारा टैक्स इकट्ठा किया है उसका वो हिस्सा है जिसमें से अल्टीमेटली आपको स्टेट्स के साथ में पैसा शेयर करना पड़ता है। तो 2000 में एक संविधान संशोधन हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें यह बोला गया था कि केंद्र सरकार या आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जिसको हम कहते हैं, ये जितने भी टैक्सेस लगाती हैं, ये सारे के सारे टैक्सेस से जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा जो है नेट प्रोसीड्स में, या फिर इसका जो दूसरा नाम है नेट डिविजिबल पूल में, इसको डाला जाएगा। तो केंद्र सरकार अलग अलग टैक्सेस से जितना भी पैसा कमाती है, जितने टैक्सेस लगाकर जो भी पैसा इकट्ठा करके लाती है, उसको आप अपना डिविजिबल पूल या फिर नेट प्रोसीड मानोगे, और उसमें से आपको स्टेट्स के साथ में अपना पैसा शेयर करना पड़ेगा। उसी में आगे इन्होंने ये बोला, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोला गया कि आर्टिकल 270 या आर्टिकल 271 के तहत में अगर केंद्र सरकार किसी तरीके का सेस लगाती है या फिर किसी तरीके का सरचार्ज लगाती है, तो फिर उसको जो है नेट प्रोसीड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, नेट प्रोसीड का हिस्सा नहीं मानेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। सपोज कर लीजिए कि केंद्र सरकार ने टैक्सेस वगैरह लगाकर 450 रुपए कलेक्ट किए, सारे टैक्सेस वगैरह लगाकर 450 रुपए कलेक्ट किए, उसके ऊपर सेस लगाकर 30 रुपए कलेक्ट कर लिए, और उसके ऊपर सरचार्ज लगाकर 20 रुपए कलेक्ट कर लिए, तो जो टोटल कमाई हो गई केंद्र सरकार की वो हो गई 500 रुपए। मगर जब बात आएगी कि स्टेट्स के साथ में कहा कितना पैसा शेयर करना है या फिर किस पैसे में से आपको शेयर करना है, तो वो नेट प्रोसीड 400 रुपए को माना जाएगा। जो भी पैसा वैसा शेयर करना है वो 400 की आपकी जो ग्रॉस इनकम हुई है टैक्स वगैरह से, उसमें से कैलकुलेट किया जाएगा। सरचार्ज से आपने कितना पैसा कमाया है या फिर सेस से आपने कितना पैसा कमाया है, उसको इस नेट प्रोसीड में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2000 में बोला गया था। फिर से सुनिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार जितना भी टोटल पैसे कमाती है, सारे टैक्स वगैरह लगा लोगों के, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जितना होता है, उसका वो पार्ट जिसमें से वो स्टेट के साथ में पैसा शेयर करती है, वो कहलाता है नेट प्रोसीड। अब ये जो नेट प्रोसीड है, इसमें केंद्र सरकार जितने टैक्सेस लगाकर पैसा कमाती है वो सारा का सारा पैसा इसमें शामिल होता है, और उसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जितने टैक्सेस हैं सारे टैक्सेस आप जो है नेट, उससे होने वाली कमाई जो है उसको नेट प्रोसीड में गिनोगे। मगर केंद्र सरकार के पास में पैसे कमाने के और भी कई सारे जरिए हैं, उसमें से एक है सेस और दूसरा है सरचार्ज। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह भी बोला गया था कि केंद्र सरकार सेस से जितना पैसा कमाएगी और सरचार्ज से जितना पैसा कमाएगी, उसको इस नेट प्रोसीड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। वो पैसा केंद्र सरकार अपने पास ही रखेगी, उसको किसी के साथ में वो शेयर नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्टिकल 270 और 271 जो है इनको पावर देता है कि ये लोग सेस और सरचार्ज लगा सकते हैं, और सेस और सरचार्ज में जो ये पैसा लगाते हैं उसको जो है नेट प्रोसीड का हिस्सा नहीं माना जाएगा। नेट प्रोसीड का हिस्सा सिर्फ भारत सरकार की जो अलग अलग टैक्सेस से होने वाली कमाई है उसको माना जाएगा। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आज की तारीख में नेट प्रोसीड, जब भी हम बोलते हैं कि भारत सरकार स्टेट्स के साथ में नेट प्रोसीड का एक सर्टेन शेयर करेगी, तो वो सर्टेन परसेंटेज शेयर करेगी, तो वो नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? भारत सरकार ने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना कमाया है, अलग अलग टैक्सेस से कितना पैसा कमाया है, उसमें से जितने भी सेस लगा के पैसे कमाए हैं वो माइनस कर दो, जितना भी सरचार्ज लगाया है वो माइनस कर दो, और ये सारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितना पैसा या जितना अपनी तरफ से कॉस्ट खर्च किया है वो माइनस कर दो। फिर जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, और उसके ऊपर जो है आप जो भी परसेंटेज फिर फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया होगा उतना उतना पैसा आपको स्टेट के साथ में शेयर करना पड़ेगा। अब एक सवाल कई लोग ये पूछेंगे कि सेस क्या होता है? तो सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। सपोज कर लीजिए कि भारत सरकार ने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर 1000 रुपए टैक्स कमाया था। अब अगर ये बोल दिया जाए कि लेट से किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर भारत सरकार ने टैक्स लगाया और उसके ऊपर उनको 1000 रुपए जो है टैक्स मिला है। अब उन्होंने ये बोल दिया कि जो टैक्स लगाया है उसी के साथ साथ हम लोग भाई इसके ऊपर 10% सेस भी लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये कह दिया गया कि मैं इसके ऊपर 10% सेस भी लगा रहा हूं, तो ये जो सेस है ये उस टैक्स पे कैलकुलेट किया जाएगा जो टैक्स आपको मिला था।
आपने एक टैक्स लगाया, उस टैक्स में आपने 1,000 रुपए कमा लिए। उस 1,000 रुपए का जो टैक्स कमाया है उसके साथ ही साथ आपने ये बोला कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे 10% का सेस भी लगा रहा हूं। तो ये सेस किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ये उस टैक्स के ऊपर निकाला जाता है जो आपको मिला। तो टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेस। इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 10% बनेगा 100 रुपए। तो कुल मिलाकर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1,000 रुपए जो आपको टैक्स लगा था, प्लस जो 10% आपने सेस लगा दिया। सेस का मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। तो वो 100 रुपए जो है, 1,000 रुपए का 10% जो है वो 100 रुपए बन गया। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर 1,100 रुपए देना पड़ेंगे। ये याद रखिएगा, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स कहलाता है सेस। सेस का मतलब क्या है? आपने किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाया, अब टैक्स की जो भी वैल्यू निकल कर आई है, 100 रुपए 1,000 रुपए जो भी आपने कमाए हैं, उसके ऊपर आपने एक सर्टेन परसेंटेज सेस चार्ज कर दिया। तो लेट्स से आपने अगर कहीं पर 100 रुपए टैक्स कमाया था और आपने बोला कि मैं इसके ऊपर 2% सेस लूंगा, तो इसका मतलब आपने 100 रुपए पे 2 रुपए और कैलकुलेट कर लिए। तो 100 रुपए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 2 रुपए आपको सेस देना पड़ेगा, तो सामने वाले से कुल मिलाकर आप 102 रुपए वसूलोगे। ये चीज कहलाती है सेस, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। और याद रखिएगा कि सेस हमेशा एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है। जैसे कि एजुकेशन के लिए आपने सेस लगा दिया, या फिर आपने एग्रीकल्चर के लिए सेस लगा दिया, या आपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेस लगा दिया, तो जो भी पर्टिकुलर पर्पस है उसके लिए सेस लगाया जाता है। और इसका फिर जो पैसा है एक सर्टेन आपका पब्लिक अकाउंट में फंड बनाया जाता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है और उससे फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स और ये सेस लगाने के बाद में जो भी आपका अमाउंट बनता है, इसके ऊपर अगर आपने एक और परसेंट जो है सरचार्ज, इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर आपने अगर लेट से एक और बोल दिया कि भाई मैं सरचार्ज लगा रहा हूँ, एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट जो है मैं सरचार्ज लगा रहा हूं, तो फिर वो इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। उसका कोई पर्पस नहीं होता, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि भाई उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये आपने को याद रखना है। 100 रुपए लेट से आपने 1,000 रुपए टैक्स से कमा लिए, 100 रुपए सरचार्ज से कमा लिए, अब 1,100 रुपए ये बन गया। अब इस 1,100 रुपए के ऊपर जो है आपने सेस वगैरह लगा दिया। इस तरीके से पूरा जो है कैलकुलेशन होता है। सेस जो है उसको एक सर्टेन पर्पस के लिए लगाया जाता है, सरचार्ज को बिना किसी पर्पस के लगाया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली बोला यह गया था कि जब से ये फैसला हुआ था सन 2000 में कि आपने सेस और सरचार्ज को जो है बाहर रखना है, एंड जितना भी आपका नेट प्रोसीड बनेगा वो सिर्फ टैक्सेस वगैरह के बेसिस पर बनेगा, उसके बाद से इस आर्टिकल में बोला यह गया है कि तब से ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे सेस और सरचार्ज बढ़ाती चली जा रही है, टैक्सेस वगैरह जो है उतना ज्यादा नहीं लगा रही, क्योंकि सेस और सरचार्ज से होने वाली कमाई उनको किसी के साथ में शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो इसको लगातार धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और टैक्सेस वगैरह में से होने वाली कमाई को कम कर रहे हैं। तो टैक्सेस से होने वाली कमाई स्टेट्स के साथ में शेयर करना पड़ेगी, वो कमाई कम हो रही तो स्टेट्स के साथ में जो शेयर करना पड़ रहा है वो कम हो रहा है। सेस और सरचार्ज क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ रहा है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 2023-24 की अगर बात की जाए तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था, जो टोटल आपने टैक्स इकट्ठा किया है, लगभग उसका 14.8% जो है आपने सेस वगैरह की मदद से और सरचार्ज की मदद से लगाया था। और अगर आप 2009-2010 से लेकर 2014-2015 तक के बीच में देख लें तो उस टाइम पीरियड में ये जो परसेंटेज था उससे ये बहुत ज्यादा हाई है। 2009-2010 में ये था कि सेस और सरचार्ज से भारत सरकार ने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का लगभग 11.3% तक पैसा कमाया था। बढ़ते बढ़ते कम होते बढ़ते 2014-15 में ये दिखा कि ये 9.5% पर आ गया। उसके बाद से फिर ये बढ़ना शुरू हो गया और आज की तारीख में लगभग 15% या 14.8% के आसपास ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज जो है बनकर ये आज की तारीख में खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर साफ समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खूब सारा पैसा कमा रही है सेस और सरचार्ज में और शेयर किसी के साथ में कर नहीं रही। आगे इसी आर्टिकल में यह कहा गया है कि सेंटर वाले ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जो सेस और सरचार्ज से पैसा ये लोग कमाते हैं, इसकी मदद से ये लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह को फाइनेंस करते हैं और जो दूसरे स्टेट्स को कई बार आपको पैसे देना पड़ते हैं, ग्रांट देना पड़ते हैं, कई बार आपको स्टेट्स की मदद करना पड़ती है, तो वो सारा जो नॉन प्लान ग्रांट या कैपिटल ट्रांसफर है स्टेट्स को, वो भी सारा इस पैसे से किया जाता है। बट इस पर फिर आर्टिकल लिखने वाले भाई साहब का कहना यह है कि ये मदद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की करना चाहे ना करना चाहे, स्कीम चलाना चाहे ना चलाना चाहे, ये सारी चीज जो है वो सेंटर की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है और ये कंडीशनल होती है। अगर स्टेट को पैसा देना है तो लोन के फॉर्म में देना है, ग्रांट के फॉर्म में देना है, कितने परसेंट पे देना है, नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। एक तो देना है कि नहीं देना वो भी आपकी मर्जी है, और देना है तो फिर कितने उसको देना है वो भी आपकी मर्जी है। तो इन सारी चीजों के चलते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, सेस और सरचार्ज से पैसा आप शेयर करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। और आपका जो वर्टिकल डिवोल्यूशन हो रहा है उसमें जो पैसा शेयर करना है वो आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, वो तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में आपको बताकर जाती है, तो उसके अनुसार फिर आपको काम करना पड़ता है। तो उसी बात पे इनका कहना यह है कि इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टेट्स का शेयर बनता है सेंट्रल के टैक्सेस में, ये फिस्कल फेडरलिज्म को परखने का गोल्डन स्टैंडर्ड है। स्टेट का कितना शेयर बनता है और स्टेट उसको वफादारी से, ईमानदारी से शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस
इससे अपने को पता चलेगा कि देश में फिस्कल फेडरलिज्म कितना अच्छा है, कितना बुरा है। अगर स्टेट्स के साथ में ईमानदारी के साथ में एक वाजिब अमाउंट शेयर हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ में हो रहा है, तब तो आपका फिस्कल फेडरलिज्म अच्छा है। बट अगर नहीं हो रहा तो फिर कहीं ना कहीं आपका फिस्कल फेडरलिज्म हिला हुआ है, वो ठीक नहीं है। और यूनियन गवर्नमेंट कई बार अब कर यही रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ये जो सेस और सरचार्ज से पैसा कमा रही है, टैक्सेस में पैसा कम हो रहा है, इसके चलते वो पैसा वगैरह जो आपको शेयर करना है स्टेट्स के साथ में, उसकी वैल्यू कम हो रही है। प्लस वो भी आप ईमानदारी से जो है टाइम टू टाइम ऑन टाइम अगर शेयर नहीं कर रहे हो, तो इन सारी चीजों के चलते स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी आ रही है। और ये फिस्कल फेडरलिज्म के लिए ठीक चीज नहीं है। ये आर्थिक तौर पर जो आपका एक फेडरलिज्म का मॉडल है, ये उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है, उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने कही हैं। और इसके बाद इनका कहना यह है कि सेस और सरचार्ज वगैरह का जो ये पूरा का पूरा में जो ये पैसा लगाना और ये सारी चीजें इसको कम करवाना चाहिए, और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वगैरह जो है इसको बढ़वाने पे काम करना चाहिए। इसी में फिर इनका आगे कहना यह है कि फाइनेंस कमीशन को ये कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन देना चाहिए कि भैया इतने परसेंटेज से ज्यादा जो है आप टोटल सेस और सरचार्ज नहीं लगा सकते, ताकि इस तरीके की चीजें फिर ना की जाए। लास्ट में एक पॉइंट और इसमें था कि ये जितना भी सेस इकट्ठा किया जाता है, ये सारा का सारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में एक सर्टेन आपका फंड बनाया जाता है, उसमें इकट्ठा होता है, और उससे फिर जो सारा का सारा पैसा इस्तेमाल होता है। सरचार्ज में जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और जो टैक्सेस वगैरह में भी पैसा इकट्ठा होता है वो भी सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसमें इस सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मेंस आंसर राइटिंग में किया जा सकता है, मगर एक दो चीजें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की हैं। एक तो अपने को ये याद रखना है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, नेट डिविजिबल पूल क्या होता है, नेट डिविजिबल पूल की आज की डेफिनेशन क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस जो है इसको नेट पूल में रखा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2000 में कहा गया था। एंड इसी में ये बात बोली गई थी कि आर्टिकल 270 और 271 के तहत में जो सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं, उनको नेट प्रोसीड का हिस्सा नहीं माना जाएगा। घुमा के पूछा जा सकता है कि सेस और सरचार्ज लगाने का पावर आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल जो है संविधान के भारत सरकार को देते हैं, तो आर्टिकल 270 और 271 के तहत में ये पावर मिला हुआ है। बस इससे ज्यादा इसमें से और कुछ काम का नहीं है। बाकी ये फिस्कल फेडरलिज्म पे अगर कुछ लिखने को आ गया तो ये आप उतार सकते हो कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड जो है फिस्कल फेडरलिज्म जांचने का यही है कि स्टेट्स का कितना शेयर बनता है और कितना रेगुलरली उनको ये मिल रहा है, कितना रेगुलरली नहीं मिल रहा। लास्टली ये पॉइंट कि सेस में इकट्ठा हुआ पैसा कहां जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में एक फंड बनाया गया, उसमें इकट्ठा किया जाता है। एंड सरचार्ज हो गया या सारे टैक्सेस वगैरह कहां जाते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 1 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसको शेयर करें। जितना हो सके उतना इस वेंचर का फायदा उठाएं और मेहनत करते रहें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।